नाउ गाइस, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर रहेगा बैंकिंग। और बैंकिंग के हम लोग दो पार्ट्स में बात करेंगे। ठीक है, बैंकिंग को हम लोग दो पार्ट्स में बात करेंगे। तो हम लोग का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट, और ये आप लोग को सीबीएसई के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो क्लास 12th में है, और बीपीएससी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलर बीपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या टॉपिक को आज बात करेंगे। टॉपिक 1 में पहला बैंकिंग के पार्ट 1 में टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला बात करेंगे कि बैंक होता क्या, व्हाट इज़ बैंक। ठीक है, व्हाट इज़ बैंक। ठीक, सेकंड बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स। थर्ड बात करेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है बच्चों, और जो हम लोग फोर्थ बात करेंगे वह है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। नाउ लेट मी चेक, एक बार हमको चेक करने दीजिए शायद आ रही है कि नहीं सही से कैमरा में। नाउ इट इज़ वेरी फाइन। ठीक है, नाउ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा बच्चों कि हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ को बेसिक से समझेंगे। ठीक है, क्या होता है एकदम। नाउ यदि आपसे कोई सवाल करेगा बच्चों कि बैंक और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कि कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बैंक हो सकता है, लेकिन हर एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। अब समझिएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक क्या करता है, सबसे पहले बैंक समझिए। बैंक जो है एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट। ठीक, डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है। दूसरा, बैंक जो है ग्रांट करता है लोन, बैंक ग्रांट द लोन, लोन भी देता है। और तीसरा जो है बच्चों, बैंक का जो मेन काम है उसका क्या काम है, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक, तो जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ग्रांट करता है लोन और क्रेडिट क्रिएशन करता है, तब हम उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बच्चों बैंक कहेंगे। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें से कोई एक काम करता होगा। ठीक है, इसमें से कोई एक काम, या तो वो डिपॉजिट करता होगा, ठीक है, या तो वो मेनली ये डिपॉजिट करता है, लोन नहीं देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग टॉपिक 1 अभी समझ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक 1 हम लोग अभी समझ रहे हैं, व्हाट इज़ बैंक। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात किए थे पिछले चैप्टर में मनी में, जिसमें बात किए थे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यह क्या है, यह एक बैंक नहीं है बच्चों। यह क्या है, एक बैंक नहीं है। यह क्या है, यह सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह क्या है, यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसको हम लोग बोलते हैं कि यह बैंक है, बट यह क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, पर यह लोन नहीं देता है। ठीक है, यह लोन नहीं देता है। यह क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों डिपॉजिट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और यह लोन बच्चों नहीं देता है, लोन ये नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा बच्चों कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर है। जैसे हमारी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के एग्जांपल ली। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चों LIC के बारे में एग्जांपल लेते हैं, या UTI के बारे में एग्जांपल लेते हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये डिपॉजिट तो लेता है, ठीक है, ये डिपॉजिट तो लेता है, लोन भी देता है, कभी कभी लोन भी देता है, पर क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये एक पर्टिकुलर टॉपिक की ये बात करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, यदि हम बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट किए तो बैंक जो है उससे 5000 रुपया या 4000 रुपया लोन दे दी, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। मतलब क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, द एक्सपेंडिंग, ठीक है, क्रेडिट देने का पावर, लोन कैपेसिटी ऑफ अ बैंक, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो हम लोगों का ये टॉपिक हो गया सबसे पहला, व्हाट इज बैंक। तो लिख लीजिए, बैंक में क्या है, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड which accept the deposit from the public and granting the loan to the borrower and
it has a unique feature and bank has a unique feature of credit creation. बैंक हैज ए यूनिक फीचर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. तो 3 फीचर आपको समझ में आ गया, बैंक का ये 3 फीचर होता है. नाउ कमिंग टू द बच्चों टाइप्स ऑफ बैंक. टाइप्स ऑफ बैंक से पहले आप समझ लीजिए, यदि आपसे कोई पूछ दिया बच्चों, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि सबसे पहला बैंक कौन था, विच इज़ द फर्स्ट बैंक, तो सबसे जो पहला बैंक था, फर्स्ट बैंक जो था वो था बैंक ऑफ बॉम्बे. ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे. यदि आपसे कोई पूछ दिया फर्स्ट बैंक कौन था, बैंक ऑफ बॉम्बे. ठीक है, ये कब बना था, 1720 में. ठीक. और यदि आपसे कोई सवाल कर दिया कि पहला बैंक कौन था इंडिया का जो इंडियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसका नाम है ओद कमर्शियल बैंक. फर्स्ट बैंक. एंड दिस बैंक क्या है, दिस बैंक इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियंस. इसका नाम क्या है बच्चों, ओद कमर्शियल बैंक. ठीक है, ओद कमर्शियल बैंक. ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1881 में. कब हुआ था, 1881 में. ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया हो. अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ बैंक की ओर. टाइप्स ऑफ बैंक की ओर यहाँ तक समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए. नाउ हेडिंग दे दीजिएगा टाइप्स ऑफ बैंक्स. जो सबसे पहला बैंक है, हम लोग इसके बारे में शायद इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में बात किए भी है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है. टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ बैंक. नो, जो सबसे जो बच्चों पहला टाइप होता है उसका नाम है सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है जो एपेक्स बैंक होती है, वो बैंक जो एपेक्स बैंक होती है किसी भी कंट्री की, और यह बैंक जो है अदर कॉमर्शियल बैंक को बच्चों रेगुलेट भी करता है. यह बैंक क्या करता है, अदर कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट भी करता है. यहाँ इसमें लिखेगा एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया. इंडिया में कौन है एपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस बैंक मतलब सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक, अदर कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट भी करती है. तो यहाँ पर बात बच्चों होता है कि कॉमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं, तो लिख लीजिए कॉमर्शियल बैंक. दोनों के बारे में ही बात करेंगे हम लोग. सेंट्रल बैंक के बारे में तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. तो सेंट्रल बैंक तो कॉमर्शियल बैंक ऐसा बैंक होती है जो लेंड करती है पब्लिक को. ठीक है, लेंड द लोन किसको, टू दी बोरोवर. ठीक है, बोरोवर. सेकेंड, एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. और थर्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक. अब यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है हम, तो यहाँ पर जो बैंक का जो डिफिनेशन था सेम ही डिफिनेशन कॉमर्शियल बैंक का भी होगा. सेम ही डिफिनेशन बच्चों यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक का भी होगा, बिकॉज बैंक जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक का ही बात कर रहे हैं. ठीक है, हमारे कंट्री में जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल जैसे SBI हो गए. ठीक है, जैसे PNB हो गया. ठीक है, जैसे ICICI हो गया. ठीक है, HDFC हो गया. ठीक है, एटसेट्रा. ये सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक नहीं. सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही है जो RBI है. ठीक. नाउ थर्ड जो इम्पोर्टेंट बैंक है वो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, RRB. अब जो ये RRB होता है ये इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्मॉल मैन्स बैंक भी. लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज स्मॉल मैन्स बैंक.
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह जो बैंक है यह रूरल एरियाज़ के लोगों को, यह जो बैंक है रूरल एरियाज़ के लोगों को लोन देती है, ठीक है। यह जो बैंक है रूरल एरियाज़ के लोगों को लोन देती है जो पर्टिकुलरली वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है। ग्रांट लोन टू द वीकर सेक्शन ऑफ रूरल एरियाज़, ठीक है। लाइक जैसे बच्चों फार्मर हो गए, ठीक है, एटसेट्रा, ये सबको यहाँ पे यह लोन देती है, ठीक। नाउ अगला जो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक में, अगला हम लोग बात करेंगे, जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक LDB। अब ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है बच्चों, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक को हम लोग बोलते हैं लैंड मॉर्टगेज बैंक भी। यहाँ पर क्या करती है, जो बैंक रहती है वो आपका मॉर्टगेज लेती है लैंड को, और उसके बदला में आपको बहुत हैवी अमाउंट भी लोन देती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन देती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन देती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक पे लिख लीजिएगा ग्रांट, इट ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन अगेंस्ट द लैंडेड प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द लैंडेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। अब देखिए यहाँ पे ये सब तो बेसिक क्लियर होगा कि बच्चों कोई भी इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, जो भी बच्चों बैंक होती है वो आपको कुछ ना कुछ आपको मॉर्टगेज देना पड़ता है वहाँ पर, तभी वो बैंक जो बच्चों आपको लोन देती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे हम लैंडेड प्रॉपर्टी बोले तो ये क्या है, ये एक तरीके का बच्चों कोलेट्रल हुआ, ये वर्ड ये सब ध्यान रखना चाहिए। कोलेट्रल का मतलब क्या, गिरवी हम रखें, मॉर्टगेज रखें। इस वजह से लैंड डेवलपमेंट बैंक को लैंड मॉर्टगेज बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड मॉर्टगेज, ठीक है, या मॉर्गेज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए। लैंड मॉर्गेज बैंक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर क्या दिया जाता है ये बता दें, लॉन्ग टर्म लोन देती है, इट ग्रांट्स लॉन्ग टर्म लोन। और इसमें जैसे जब लॉन्ग टर्म लोन दिया तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जैसे बहुत सारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है तो वो खरीदते हैं, ठीक है। हियर द परचेज ऑफ कॉस्टली एग्रीकल्चरल इनपुट, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसको हम लोग बस क्या बोलते हैं बच्चों, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो पहले आप लोग इसको उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक है। नाउ होप आप लोग इसको उतार लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो बैंक और हैं, एक है एक्जिम बैंक, एक है डेवलपमेंट बैंक। नाउ कोऑपरेटिव बैंक हम लोग बात पहले भी किए हैं, बताने का यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। नाउ एक्जिम बैंक लिखिए, हेडिंग दीजिए एक्जिम बैंक। ई नंबर होगा आपका एक्जिम बैंक। अब बच्चों जब हम लोग बच्चों एक्जिम बैंक बोलते हैं तो एक्जिम बैंक का मतलब क्या हुआ, एक्जिम बैंक का बच्चों मतलब हुआ यहाँ पर कि वो बैंक जो कि रिलेटेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से, ठीक है, वो बैंक जो रिलेटेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से। और ये जो एक्जिम बैंक होता है ये आपको जो ट्रेड होता है वो एकदम ईजी बनाता है, ठीक है, वो जो ट्रेड होता है वो ईजी करता है एक्सपोर्टर के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्जिम बैंक। लिख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। देखिए एक्जिम से एक्स का हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है, और इम का हो गया इंपोर्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम और जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दिस बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, दिस बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, so that their financial needs can be met through international trade। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया कि यह किसको सपोर्ट करता है बच्चों, ये सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर को भी
और ये सपोर्ट करता है बच्चों इंपोर्टर को भी। कहाँ पे? तो ये चूंकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर कहाँ पे सपोर्ट करेगा? सिंपल बात है, इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड में सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? तो पैसा देके। तो वह पैसा किस तरह से दिया तो भी बताए, लॉन्ग टर्म। बस इतना सा याद रखना है, सिंपल सा बात, कि ये पहला बात याद क्या रखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। सेकेंड, दिस टाइप ऑफ बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, सो दैट देयर फाइनेंशियल कंडीशन कैन बी मीट। यह हो गया एग्जिम बैंक। ठीक, अब देखिए हम हर चीज़ डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। फिर है बच्चों डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, फिर है आपको बच्चों आपका क्या, डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए कुछ बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारे कंट्री में, कुछ बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारे कंट्री में, वो मेजरली डेवलपमेंटल पर्पस के लिए हुआ था। जैसे आपका ICICI, ये सारा बैंक जो था, ये जो बैंक था, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था किस तरीके से हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ग्रोथ करना, ठीक है। तो इसमें लिखेगा देयर आर सो मेनी बैंक्स विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। बहुत सारा बैंक है जो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन एंड डेवलप। और हम क्या बताएं कि ये जो बैंक है डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक है ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन। सेकेंड बात ध्यान रखिएगा, ये जो बैंक है ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंट्री के रोड में, ये सब में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेगा डेवलपमेंट बैंक कंट्रीब्यूट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ICICI, SIDBI, ठीक है, SIDBI का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक जो हम लोग कुछ बात किए, वो क्या बात किए बच्चों, ये बात की हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक। यहाँ तक जो हम लोग बात की, यहाँ पे आप लोग थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा हो कि यहाँ पे ये सबको क्या कीजिए आप लोग एक बार समझ लीजिए और उसको क्या कीजिए आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए जो भी है। नाउ अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ना नाउ थर्ड टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सबसे पहला फंक्शन बात करते हैं एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। अभी से लेके अब पिछले 15-20 मिनट तक आपको यहाँ पर मेन एकदम फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो लेक्चर को देखना है, क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं वो आपका थियोरेटिकल पार्ट नहीं, वो आपको यहाँ पे समझना होगा कंसेप्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। जो पहला फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, वो क्या होता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। तो यहाँ पर बच्चों 4 तरह के यहाँ पे अकाउंट होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के, ठीक है, समझ लीजिए। मैं एक खटाल बनाऊँगा, पूरा टेबल पहले बनाने दीजिए। एक होता है सेविंग, सेकंड करेंट, थर्ड फिक्स्ड,
और फोर्थ होता है रेकरिंग। सारा बताते हैं वन बाय वन, ठीक। नाउ फर्स्ट इज अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर। सेकंड विड्रॉवल अमाउंट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। फोर्थ पैरामीटर, ये पैरामीटर है, वन बाय वन नहीं बता रहे, पहले हमको उतारने दीजिए, समझिए, देखते जाइएगा वन बाय वन। फोर्थ है चेक, फिफ्थ है इंटरेस्ट। नाउ अब यहाँ पर हम लोग बच्चों कुछ पैरामीटर लिए। पैरामीटर का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कि हम लोग किसी बेसिस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और उस बेसिस पे हम लोग सारे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये इजी तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का, किसी भी लॉन्ग कंसेप्ट को समझने का। इसी इजी तरीका क्या होता है कि हम लोग एक पैरामीटर ले लेते हैं और उस पैरामीटर से सारे को तोल देते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट होल्डर। सेविंग अकाउंट किसके पास रहता है बच्चों? बेसिकली हाउस होल्ड, नॉर्मल पीपल के सॉरी। सेकंड, करेंट अकाउंट जो बच्चों रहता है वो बिजनेसमैन के पास रहता है, ठीक। करेंट अकाउंट जो बच्चों रहेगा, ये पता है आपको कि बिजनेसमैन ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जो बात रहा फिक्स अकाउंट और रेकरिंग, यह हाउस होल्ड के पास रहता है। हाउस होल्ड, यहाँ पर भी हाउस होल्ड, ठीक। याद रखिएगा अकाउंट होल्डर, हाउस होल्ड, बिजनेसमैन, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। अब विड्रॉल मनी, कि कितना पैसा निकाल सकते हैं सेविंग अकाउंट से, कितना भी निकाल सकते हैं सेविंग अकाउंट से। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, याद रखिएगा क्या है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन है। करेंट अकाउंट में क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। आर से मतलब रेस्ट्रिक्शन, याद रखने का तरीका, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में लिमिटेड है, सेविंग अकाउंट में लिमिटेड है। यहाँ पर अनलिमिटेड है, चूँकि बिजनेस है अनलिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड है। और बच्चों यहाँ पर भी क्या है, लिमिटेड है, ठीक। उसके बाद चेक फैसिलिटी है या नहीं, चेक का मतलब क्या हुआ, चेक फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी है या नहीं। तो आपसे पूछेगा चेक फैसिलिटी है सेविंग अकाउंट में, हाँ। यदि हम खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट में खाता तो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इंटरेस्ट, अब यहाँ पर समझना है कि इंटरेस्ट कौन देता है बैंक को, बैंक को देता है या बैंक देती है हमको, ये समझना है। तो बच्चों जो सेविंग अकाउंट में है, बैंक जो है हम लोग को एकदम बहुत मिनिमम इंटरेस्ट देती है, बहुत कम। बैंक गिव्स नॉमिनल इंटरेस्ट टू द अकाउंट होल्डर, लिख लीजिए, बैंक गिव्स नॉमिनल इंटरेस्ट, मतलब नाम का इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट टू द अकाउंट होल्डर, टू द अकाउंट होल्डर। उसके बाद करेंट अकाउंट में क्या करना पड़ता है, करेंट अकाउंट में बैंक को हमको देना पड़ता है, इट मीन्स पीपल को देना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पर क्या है, बैंक चार्जेस द इंटरेस्ट, यहां पर बैंक चार्जेस द इंटरेस्ट, किससे, फ्रॉम द अकाउंट होल्डर, फ्रॉम द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर। अब देखिए अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब फिक्स में और रेकरिंग में, यहाँ पर जो बैंक, यहाँ पर बैंक हम लोग को हायर इंटरेस्ट देती है, ठीक है। बैंक जो है यहाँ पर बच्चों हायर इंटरेस्ट देती है, हायर इंटरेस्ट, ठीक। अब रेकरिंग में बताते दोनों में क्या अंतर है, वन बाय वन। और यहाँ पर जो रेकरिंग में जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, ये सेविंग से ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर जो बच्चों इंटरेस्ट मिलता है वह इज़ ग्रेटर देन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। अब समझिएगा, यहाँ पे ये सारा बात आपको समझ में आ गया। अब ये दोनों में हम लोग को बच्चों डिफरेंस समझना है, फिक्स अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट का मतलब क्या है।
फिक्स अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, हम एक बार में एक सर्टेन अमाउंट क्या कर दिए, सपोज फिक्स कर दिए। मान लेते हैं कि फिक्स अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हम जो है बच्चों क्या किए, एक बार में जा करके 1 करोड़ रुपया जमा कर दिए बैंक में, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स सपोज। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स अकाउंट। और रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग वर्ड से ही आपको समझना चाहिए। रेकरिंग का मतलब होता है रेकर, ठीक है, मतलब तोड़ तोड़ के। हम क्या कर रहे हैं, 2000 रुपया जो है, 2000 रुपया महीना जो है हमको यहाँ पर देना है। 2000 रुपया हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर महीना देने, किसको, ठीक है, देना है। और कितना दिन तक देना है, मान लेते हैं 2000 रुपये महीना हमको देना है 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक। तो ये क्या है, रेकरिंग अकाउंट है। यह क्या बच्चों, रेकरिंग अकाउंट है। यहाँ पर क्या किए, हम एक बार में ही डिपॉजिट कर दिए 5 साल तक। और यहाँ पर क्या है बच्चों कि 2000 रुपये पर महीना दे रहे हैं 5 साल के लिए। तो यह अंतर दिखता है रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट में। और बाकी आपको यहाँ पे टोटल बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ये तो था एक्सेप्ट डिपॉजिट कर लिया, इसका अब तो लोन भी तो देने का बारी आया। तो हम लोग अगला पॉइंट बात करेंगे, ग्रांटिंग दी लोन या एडवांसिंग दी लोन। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। नाउ अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एडवांसिंग दी लोन। 4 तरह के अकाउंट समझ गए, सेविंग, करेंट, फिक्स और रेकरिंग। चारों में अंतर भी समझ गए बेसिस के ऊपर। नाउ अब जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों, सेकंड जो है हम लोग का फंक्शन वो क्या है, एडवांसिंग दी लोन। एडवांसिंग दी लोन। अब एडवांसिंग दी लोन में जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब समझिएगा क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग जो पर्टिकुलर करेंट अकाउंट होल्डर जो होता है वो यदि बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, ठीक है, बैंक में जब लोन लेने के लिए जाता है, चूँकि हम लोग को अब क्या पढ़ना है, लोन जो देता है बैंक। In the cash credit what happens, the bank grant certain amount of loan to the borrower। ठीक है, बैंक यहाँ क्या करती है, certain amount of loan borrower को दे देती है। अब मान लेते हैं कि सबसे पहला तो इसमें कंपलसरी क्या है, याद रखिएगा कि यहाँ पे कंपलसरी है कि यह जो होना चाहिए, जो बोरोवर है किसके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए। यदि नहीं तो करेंट अकाउंट आपका खोलेगा, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर आपको लेट सपोज 10 लाख रुपया का आपको करेंट अकाउंट खोला, तो 10 लाख आपके अकाउंट में ये चल गया। 10 लाख आपके अकाउंट में, करेंट अकाउंट में बच्चों क्या हुआ, चले गया। और यह इसमें क्या होता है कि आप जितना इस पैसे से इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, आप जितना 10 लाख में मान लेते हैं 5 लाख ही इस्तेमाल किए, ठीक है, मान लेते हैं 5 लाख ही यहाँ पर आप यूज़ किए। तो इस 5 लाख ही आप मान लीजिए यहाँ पे क्या किए बच्चों, यूज़ किए। इस 5 लाख पर ही इंटरेस्ट लगेगा। ये 5 लाख पर ही इंटरेस्ट लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वो जो सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट। तो जो बचा 5 लाख उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो बचा 5 लाख उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीसी अकाउंट, ठीक है, कैश क्रेडिट अकाउंट। और याद रखिएगा दिस इज कंपलसरी फॉर द करेंट अकाउंट होल्डर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिख लीजिए इसको। this type of loan is given to the borrower who have current account. Second point, the bank charges interest not on the entire amount of loan sanctioned but only on the actual amount withdrawn from the bank। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। नो सेकेंड, इसी का जस्ट उल्टा है, इसी का बच्चों जस्ट उल्टा है। वो क्या है, आउटराइट लोन एंड एडवांसेस। आउटराइट लोन एंड एडवांसेस।
आउटराइट लोन एंड एडवांसेस। अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या बताएं कि यहाँ पर क्या किया कि करेंट अकाउंट यहाँ पे ज़रूरी था। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया का आपको यहाँ पे लोन मिला, ठीक है, 10 लाख का आपको यहाँ पे लोन मिला, एक मीडियम टर्म लोन मिला, ठीक है, एक मीडियम टर्म यहाँ पे लोन मिला, मीडियम टर्म। और क्या किया यहाँ पे, ये 10 लाख आपको ट्रांसफ़र कर दिया आपके अकाउंट में, ठीक है, ये 10 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। आप इस 10 लाख में कितना भी आप यूज़ कीजिए, 10 लाख का 10 लाख यूज़ कर लिए, 10 लाख का मान लेते हैं आप 5 लाख यूज़ किए, तो आपको 5 लाख रुपये के ऊपर इंटरेस्ट नहीं, आपको 10 लाख रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यदि 5 लाख का लगता तो ये कैश क्रेडिट कहलाता, लेकिन यहाँ पर आप 10 लाख का लोन पास कराए हैं तो आपको यहाँ पर बच्चों 10 लाख पर ही इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटायर अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन इंटायर अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है आपको पूरे इंटायर अमाउंट पर लगेगा। तो इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ लोन इज़ अ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन। Second, the bank charges interest on the entire amount. The bank charges interest on the entire amount, comma, no matter how much amount is actually used by the borrower. इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना अमाउंट यूज़ किया है बोरोवर, ठीक। थर्ड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब बच्चों ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बच्चों बात किए थे, यहाँ पर एक वेट ए मिनट, यहाँ पर बच्चों जिस तरीके से बात किए थे कि ये करेंट अकाउंट होल्डर के लिए ज़रूरी है, करेंट अकाउंट, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंट अकाउंट होल्डर ज़रूरी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो है मान लेते हैं कि आप चेक लगा रहे हैं, ठीक है, आप जो है बच्चों यहाँ पर चेक लगा रहे हैं, ठीक, चेक क्या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है बैंक का, और ये चेक लगा रहे हैं तो आपको पता चला कि बैंक में जो है बच्चों, बैंक में मेरा अभी जो पैसा है फ़िलहाल 10 लाख रुपया ही है, ठीक है, 10 लाख रुपया ही है, और आप जो चेक लगा रहे हैं उसमें जो है कितना है, उसमें चाहिए हमें 11 लाख लिख दिए हैं, ठीक है, हमें 11 लाख लिखे हैं। तो बैंक कभी कभी क्या करती है, आपके बैंक अकाउंट में मात्र इतना ही है, इतना ही है, और लगाना है कितना आपको 11 लाख। तो बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या कि आप ड्राफ्ट से भी ओवर लिख सकते हैं, आप ड्राफ्ट से भी ओवर लिख सकते हैं, ठीक है, और यह सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। आप बोलिएगा सब करेंट अकाउंट होल्डर को मिल जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो करेंट अकाउंट होल्डर रिलायबल होगा, जो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, जो रिलायबल कस्टमर होगा, ठीक है, उसी को यहाँ पे मिलेगा, उसी को यहाँ पे मिलेगा। और ये याद रखिएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या शॉर्ट टर्म है ना, हमेशा हमेशा थोड़ी ना दिया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, the overdraft facility is given to the current account holder, is given to the current account holder. Second point लिखिएगा, when a customer get an overdraft facility, when a customer get an overdraft facility, comma, he is allowed to draw a check, he is allowed to draw a check in excess of the balance, in excess of the balance standing in his credit, standing in his credit. For example, if a bank has provided an overdraft of rupees 10 lakh to a businessman, ठीक है, if a bank provided an overdraft of rupees 10 lakh, it means he can draw a check, more than of rupees 10 lakh, more than of rupees 10 lakh, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 10 लाख रुपए का, 10 लाख उसके अकाउंट में था, 11 लाख का यहाँ पे वो चेक काट के दे दिया, तो 1 लाख रुपया के ऊपर जो है यहाँ पर 1 लाख रुपया के ऊपर जो है बैंक क्या करेगी, चार्ज करेगी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द बैंक चार्जेज इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन, ओनली ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन, जितना अमाउंट हम ओवरड्रॉ किए हैं उतने पे। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा बच्चों कि दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इज गिवन टू ओनली टू द रिलायबल कस्टमर। यह सिर्फ और सिर्फ बच्चों रिलायबल कस्टमर को दिया जाता है, जो विश्वासी होता है,
ठीक है, जो विश्वासी होता है उसको दिया जाता है। तो ये बात आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ फोर्थ जो बच्चों होता है इसमें ग्रांटिंग लोन में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, अब समझिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, कि एक पेपर होता है जिसमें कि बताता है ये किसके बीच होता है, एक क्रेडिटर और डेटर के बीच होता है, ठीक है, एक क्रेडिटर और डेटर के बीच होता है। यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि हम जो है, ठीक है, 2000 रुपया आपको देंगे, ठीक। तो यह क्या होता है, एक बिल होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं। ये क्रेडिटर और डेटर के बीच होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या है, जो पैसा दे रहा है, और डेटर का मतलब क्या है, जो पैसा ले रहा है। और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है, क्या मान लेते हैं हम 2000 रुपया हम किसी से लिए हैं, और यहाँ पे लिए कितना दिन के लिए, तो 90 दिन के लिए, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज 90 दिन तक वैलिड होता है। मतलब क्या, ये क्रेडिटर अपना पैसा वापस कब लेगा, 90 दिन के बाद लेगा। अब यहाँ पर समझिएगा क्या कि हो सकता है क्या क्रेडिटर को पहले ज़रूरत पड़ जाए। मैंने क्या बोला, ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी अवेल्ड या इनकैश्ड। इसको हम कैश में कब कर सकते हैं, इनकैश्ड विद इन 90 डेज, 90 डेज़ के बाद, ठीक है, आफ्टर 90 डेज, सॉरी विद इन नहीं लिखिए, आफ्टर 90 डेज़। तो मान लेते हैं कि ये क्रेडिटर को पैसा जो है 90 दिन के पहले चाहिए, तो क्या करेगा, यह क्रेडिटर जाएगा बैंक में, ठीक है। यह क्रेडिटर कहाँ जाएगा बच्चों, बैंक। और ये बैंक जाएगा किसको लेके, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके, बोलेगा हुजूर हमको पैसा अभी चाहिए। तो बैंक क्या करेगा बच्चों, 90 दिन के पहले ही बैंक क्या करेगा, चूँकि 90 दिन तो हुआ नहीं, 90 दिन के पहले ही यहाँ पे ये कुछ अमाउंट काट करके, कुछ अमाउंट को डिडक्ट करके, माइनस का मतलब यहाँ पे डिडक्ट कर लिया, और उसके बाद ये किसको दे दिया, क्रेडिटर को पैसा दे दिया। अब बैंक क्या करेगी, 90 दिन के बाद जो यह बैंक जो है 90 दिन के बाद जो ये बैंक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को भंजा लेगी। 90 दिन के बाद बैंक जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज को भंजा लेगी, और यह जो बैंक जो इन कैश कर ली आफ्टर 90 डेज, दैट्स वाई वी कॉल्ड द डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये डिस्काउंट रेट पर दे दिया ना क्रेडिटर को बिफोर 90 डेज, 90 दिन के पहले ही ना डिस्काउंट रेट पे दिया है, दैट इज़ नोन एज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है, इसको आप लोग आराम से समझ गए। नाउ अब यहाँ तक तो हम लोग को दो बात समझ में आ गया, क्या क्या, दो फंक्शन समझ में आ गया बैंक का, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन। थर्ड जो है बच्चों वो क्या है, थर्ड लिखिए पेमेंट थ्रू चेक, पेमेंट थ्रू चेक। अब जितना भी फंक्शन है वो सारे सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक। अब बैंक हम लोग को ये सुविधा दी है कि आप पेमेंट कर सकते हैं बच्चों थ्रू चेक के द्वारा, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब हम चेक के द्वारा बच्चों पेमेंट करते हैं तो ये क्या होता है, सबसे पहला तो ये इजी है, ठीक है। सबसे पहला तो ये आसान है, कन्वीनियंट है, इजी है, कन्वीनियंट है, और ये सस्ता भी है, चीप है, इजी है, कन्वीनियंट भी है। इसमें लिखेगा वी कैन मेक एंड रिसीव पेमेंट, मतलब हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, ठीक है, थ्रू चेक, ठीक। पहला बात कि हम लोग दे भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। सेकंड लिखेगा इट इज़ ईजी, ठीक है, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट भी है, ईजी है, एंड सेफ मेथड, ठीक है। ईजी है, कन्वीनियंट है, और तीसरा क्या है, सेफ भी है, याद रखिएगा। अब इजी इस वजह से क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम प्रोसेस नहीं, कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं। कन्वीनियंट सबसे आसान है, और सेफ
कोई पैसा का चोरी वोरी भी आपको नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कॉमर्शियल बैंक का बहुत ही मेजर फंक्शन है बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ फंड। ट्रांसफ़र ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि आप जो है बच्चों सेफली एक जगह से दूसरा जगह आराम से पैसा डायरेक्टली भेज सकते हो। सेफली वी कैन ट्रांसफ़र द मनी, ठीक है, सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कैसे, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल देना हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम लोग के पास है ना नेफ्ट है, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। उसके बाद आपके पास है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना, 3 है। तो यहाँ पर क्या, जैसे यह है तो यहाँ पर ये 2 जैसे आप पैसा लगाए तो विद इन 2 आवर में चल जाएगा। यह क्या है, पैसा यदि लगाए तो यह इमीडिएट है, तुरंत पैसा चले जाएगा। और यह भी बच्चों क्या है, इमीडिएट है। तो यह क्या है, एकदम सेफली आपका पैसा जो है चले जाएगा, किसमें, एक जगह से दूसरा जगह, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों फंक्शन है उसका नाम है एजेंसी फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। आप समझिएगा यहाँ पे एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या है। देखिए एजेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, एजेंसी का मतलब है बैंक एक तरह से एजेंट का काम करती है। एजेंट कैसे काम करती है, जैसे हम लोग को पेमेंट को किसी को करना है, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा इंस्टॉलमेंट कटता है, EMI कटता है, तो बैंक को ऑलरेडी पता है क्या कि मेरा EMI कटता है। मान लेते हैं 8 मार्च को मेरा EMI कटेगा, तो बैंक को ये ऑलरेडी पता है कि 8 मार्च को कटेगा। यदि हम ऑटो पे चालू कर देते तो बैंक ऑलरेडी मेरा पैसा डिडक्ट कर लेती है। तो सबसे पहला EMI में क्या लिखेंगे कि बैंक कैन मेक पेमेंट, बैंक कैन मेक पेमेंट। पहला मेरा एजेंसी फंक्शन क्या कि बैंक जो है मेरा पैसा दे दी थ्रू इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऑटो पे, ठीक। बैंक मेरा जो है पैसा बच्चों यहाँ पे क्या कर दी, दे दी, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, टैक्स हो गया, ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, किसके बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर। उसके बाद बैंक जो है बच्चों मेरा पैसा जो आता है वो भी बताती है। बैंक कैन कलेक्ट दी पेमेंट, बैंक कैन कलेक्ट दी पेमेंट, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। बैंक कैन कलेक्ट दी पेमेंट थ्रू बच्चों कैसे, तो थ्रू चेक, ठीक है, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, चेक के थ्रू हो गया, ड्राफ्ट के थ्रू हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले 2 याद रखने का तरीका आसान होता है। सबसे पहले बैंक पैसा मेरे लिए किसी को देती है और बैंक पैसा मेरे लिए किसी के लिए मेरे लिए कलेक्ट भी करती है, ठीक है, बैंक पैसा मेरे लिए कलेक्ट भी करती है। उसके बाद बैंक जो है एक तरीके का काम करती है इन्वेस्टमेंट स्टॉक का भी। इन्वेस्टमेंट स्टॉक का यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सर्विस में भी यहाँ पे बैंक एक तरह का एजेंट का काम करती है। सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे क्या काम करती है, एज एजेंट इन दी सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स। बैंक जो है एक्ट एज एन एजेंट इन द सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक एंड शेयर। अब हम स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है, या शेयर खरीद रहे हैं, तो उसमें भी तो बैंक हमको मदद कर रही है ना। एक तरीके का बैंक हमको इन्वेस्टमेंट सर्विस भी देती है, याद रखिएगा, बैंक प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट सर्विस, याद रखिए। अब देखिए यही तो समझने वाली बात है कि अब धीरे धीरे कॉमर्शियल बैंक जैसे आ रहा है, ठीक, कोई भी आप कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात कीजिए, चाहे SBI के बारे में बात कीजिए, चाहे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कीजिए, ये सब इन्वेस्टमेंट सर्विस भी दे रही है। जैसे LIC के बारे में दे रही है, ठीक है, जैसे SIP के बारे में दे रही है, ठीक है, SIP, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इन्वेस्टमेंट सर्विस भी अब बैंक बताती है। पहले ये काम इसका नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे बैंक भी यहाँ पर ये सब चीज़ के बारे में बता रही है, ठीक है। उसके बाद
बैंक जो है हम लोग को फॉरेन करेंसी में भी यहाँ पर मदद कर रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। बैंक एक तरीके से एजेंट का काम कर रही है इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अब देखिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी में बैंक यहाँ पे एक्ट एज एन एजेंट का यहाँ पे बच्चों काम कर रही है। अब उसके बाद बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात, बैंक जो है एक तरीके का क्या काम करती है, एक तरीके का एजेंट का भी काम करती है। यहाँ पे तो अभी सब तो एजेंट ही बात कर रहे हैं, तो बैंक जो है एक तरीके का यहाँ पे एजेंट का भी काम करती है। कीप द विल ऑफ द कस्टमर, कीप द विल ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का जो वसीयतनामा है वह भी रखती है। उसके बाद क्या, ये जो बैंक है उसको एग्जीक्यूट करती है आफ्टर डेथ, बैंक जो है उसको एग्जीक्यूट करती है आफ्टर द डेथ, आफ्टर डेथ। अब समझिएगा यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, ये बात तो समझ में आया। बैंक मेक पेमेंट, बैंक कलेक्ट पेमेंट, बैंक एजेंट है सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक एंड शेयर, बैंक एजेंट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, स्टॉक एंड शेयर फॉरेन करेंसी। उसके बाद विल, याद देखिए विल का मतलब क्या है बच्चों होप ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये क्या लिखे हैं, लास्ट पॉइंट लिखे हैं बच्चों, लिख लीजिए। बैंक कीप द विल ऑफ द कस्टमर एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर डेथ। इसका मतलब क्या कि पर्टिकुलर कोई कस्टमर है वो अपना विल लिख दिया है, ठीक है। विल का मतलब वसीयतनामा कि हम जो इतना मेरे पास ज़मीन ये किसको देंगे, ठीक है। तो यह विल जो है ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब वो आदमी मर जाएगा तब, ठीक है, जो वो आदमी मर जाएगा तब, ठीक है। तो ये क्या है आपका बैंक का आपका फंक्शन, ठीक है, एजेंसी फंक्शन। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए पूरा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो अभी तक हम लोग एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, ग्रांटिंग द लोन, चेक, ट्रांसफर ऑफ फंड, एजेंसी फंक्शन। 6th पॉइंट, नाउ दो फंक्शन बचते हैं, एक है जनरल यूटिलिटी फंक्शन और एक कौन फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन, एंड द अदर फंक्शन इज द क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम लोग को डिटेल में बात भी करेंगे। नाउ अब जो है हम लोग का F नंबर, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जब भी बच्चों हम लोग जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को क्या है, जनरल यूटिलिटी का मतलब क्या कि जो जनरल सर्विस प्रोवाइड करती है हम लोग को, ठीक है। जनरल यूटिलिटी का मतलब जो जनरल सर्विस, जैसे ठीक है, जैसे हम लोग को लॉकर का प्रोवाइड करती है, SVD लॉकर, ठीक है, जैसे लॉकर का प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कभी कभी जो बैंक है हम लोग को गिफ्ट चेक देती है, ठीक है, गिफ्ट चेक, ठीक है, जैसे ट्रैवलर्स चेक, ठीक है, जैसे ट्रैवलर्स चेक। तो ये सब क्या है, ये सब जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आती है। तो लिख लीजिए इसमें बच्चों, सिंपल है। कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज सच एज प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी फॉर ज्वेलरी, कॉमा प्रोवाइडिंग गिफ्ट चेक, कॉमा प्रोवाइडिंग ट्रैवलर्स चेक, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब जनरल यूटिलिटी फंक्शन में कि हम लोग को लॉकर प्रोवाइड करती है, ठीक है। लॉकर क्यों प्रोवाइड करती है, तो हम लोग का ज्वेलरी जो है वह सेफ रहे। अब जो लास्ट है बच्चों वो क्या है कि क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। इसको अभी आप लोग नहीं लिखिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम लोग इसी टॉपिक को हम लोग अब पूरा आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को हम लोग पूरा आगे बढ़ाएंगे। इसी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, 4th टॉपिक, जो हम लोग बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग का पूरा बात रहेगा। ठीक, ये हम लोग का पूरा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कंप्लीट हो गया, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक गेट ओवर। अब जो हम लोग का लास्ट टॉपिक बच्चों वो क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। अब जब भी बच्चों हम लोग बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन का, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ बैंक, ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बैंक टू ग्रांट
टू ग्रांट द लोन मोर देन व्हाट दे हैव द इनिशियल डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट बच्चों 1000 था तो उस 1000 से कैसे बैंक 4000 का लोन दे सकता है। ये कैपेसिटी पावर को, इस एबिलिटी पावर को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मेरे लेक्चर में एक प्रयास कीजिए कि सारा बात को हम ईजी लैंग्वेज में बताते हैं, ठीक है, कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं। 1000 यदि हम डिपॉजिट करते तो कैसे 4000 हुआ, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। इसमें लिख लीजिए मीनिंग में, क्रेडिट क्रिएशन इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बैंक, लिख लीजिए मीनिंग में, it is the ability of a bank, ability of a commercial bank to grant या to advance loan more than what they have in the initial deposit, what they have in the initial deposit। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक। अब क्रेडिट क्रिएशन में इसको समझने से पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे एक तो मीनिंग बात कर लिए, ठीक है, क्या होता है मीनिंग। सेकेंड, हम लोग कुछ बच्चों रैशनल बात करेंगे, मतलब कुछ बात को हम लोग यहाँ पे दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि ये सब बात होता है, ऐसा बात को हम लोग को मान के चलना है। फिर कुछ बच्चों हम लोग यहाँ पर एजम्पशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चों हम लोग यहाँ पे एजम्पशन के बारे में बात करेंगे, एजम्पशन। और फिर जो बच्चों हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनली हम लोग क्या बात करेंगे, कंक्लूजन। फिर फाइनली बात क्या करेंगे बच्चों, कंक्लूजन। अब मीनिंग तो मेरा ओवर हो गया, ठीक है। सेकेंड जो बच्चों हम लोग बात करेंगे रैशनल, रैशनल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रैशनल में समझना क्या है कि ऑन अ सिंगल डे, ठीक है, पहला बात याद रखना है कि एक सिंगल दिन में जितना भी डिपॉजिटर जो पैसा जमा किया है, पहला पॉइंट समझिएगा, मैंने क्या बोला कि जितना भी डिपॉजिटर है, जो भी डिपॉजिटर है वो तो सब नहीं आएगा बैंक, वो आएगा, सब आएगा बैंक नहीं। तो पहला पॉइंट है वो क्या लिखना है कि इन अ सिंगल डे जो भी ऑल द डिपॉजिटर कैन नॉट कम टू द बैंक, वो डिपॉजिटर जो है सब बैंक नहीं आ सकता है, ठीक है। मतलब जितना भी डिपॉजिटर है वो विड्रॉ करने के लिए मनी एट अ सिंगल डे नहीं आ सकता। ये बैंक का एक्सपीरियंस से कहा जा रहा है, ये बैंक का एक्सपीरियंस से कहा जा रहा है, ठीक है। सेकेंड बात कि कुछ आदमी जो है डिपॉजिट करने के लिए पैसा आएगा और कुछ आदमी जो है बच्चों विड्रॉल करने के लिए पैसा है। डी का मतलब डिपॉजिट, डब्ल्यू का मतलब विड्रॉल। तो दोनों के बीच का जो बच्चों डिफरेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस होगा बच्चों वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। ये बात सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर कि जितना भी डिपॉजिटर है, ऑल द डिपॉजिटर कैन नॉट कम टू द बैंक टू विड्रॉ द मनी बिकॉज बैंक हैज एक्सपीरियंस दैट, ठीक है, बिकॉज बैंक से एक्सपीरियंस, बिकॉज बैंक को ये बात का एक्सपीरियंस है कि जितना भी डिपॉजिटर है, जो भी पैसा जमा करके गया है, वो डेली, यदि मान लेते हैं 100 डिपॉजिटर जमा करके गया है, वो अगला दिन 100 नहीं आएगा। ये बैंक का एक्सपीरियंस से कहा जा रहा है ये बात। सेकेंड बात कि जितना भी डिपॉजिटर जमा किया पैसा, कि सम डिपॉजिटर कम, कुछ डिपॉजिटर विड्रॉ करेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे रैशनल में क्या कहा जा रहा है कि बैंक को भी बच्चों अपना डेली कैश रिक्वायरमेंट भी रखना जरूरी है, ठीक है। बैंक को भी बच्चों अपना डेली कैश रिक्वायरमेंट भी रखना जरूरी है। यदि वो डेली कैश रिक्वायरमेंट नहीं रखे, डेली कैश रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या है, बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो वो अपने पास रखना पड़ता है ताकि उसके पास जो डिपॉजिटर जो पहले डिपॉजिट किया था वो विड्रॉ करने भी तो आ सकता है। तो दैट इज़ द रैशनल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हम जितना बात इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, अब हमको बोलने का इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखाने का ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे एजम्पशन का मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग कुछ मान के चल रहे हैं। सबसे पहला जो एजम्पशन मान के चल रहे हैं बच्चों की मल्टीपल बैंक्स इन एन इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री में इकोनॉमी में मल्टीपल बैंक्स हैं। उसके बाद
जो भी डिपॉजिट करने के लिए पैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो भी डिपॉजिट करने के लिए पैसा आएगा उसका 25% जो है हम लोग बैंक अपने पास रखेगी। 20% मान लेते हैं, बैंक जो यहाँ पे 20% जो है वो बैंक खुद रखेगी विथ बैंक। और बच्चों सी नंबर जो 80% बचा वो बैंक क्या करेगी बच्चों, वो लोन दे देगी। ये हम लोग मान के चल रहे हैं 20% बैंक जो है खुद अपने पास रखेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे। और 80% क्या कर दी बच्चों, वो लोन दे दी, ठीक है। उसके बाद चौथा हम लोग क्या एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जितना भी पेमेंट हो रहा है वो सारा चेक से हो रहा है। ऑल द पेमेंट, लिखिए, ऑल द पेमेंट मेड थ्रू चेक, ऑल द पेमेंट मेड थ्रू चेक। जितना ही पेमेंट बच्चों हो रहा है वो किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन लोन, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन लोन। यदि कोई आदमी को लोन मिल रहा है तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगा, जिससे कटता है ना, जैसे होता है ना कि ट्रांजैक्शन के तो पैसा कट गया, तो यहाँ पे किसी तरह का लोन पर पैसा नहीं कट रहा है। तो ये सारा बात हम लोग मान के चल रहे हैं कि मल्टीपल बैंक होगा, SLR कितना होगा, बैंक लोन कितना देगी, ऑल द बैंक पेमेंट मेड थ्रू चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक इस वजह से क्योंकि यदि हाथ में पैसा आ जाएगा तो यहाँ पर डिवीजन भी हो सकता है, पैसा एक हाथ से दूसरा हाथ में चल गया तो यहाँ पे लीकेज भी हो सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे चेक लिए हैं। पॉइंट जो बोल रहे नोटेड करते चलिएगा। लास्ट पॉइंट है नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन लोन। यदि नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन लोन, ठीक ना। यह तो हो गया आपका एजम्पशन। अब हम लोग बच्चों इस स्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं। इस स्ट्रक्चर को पहले समझिए, फिर हम उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर हम टेबल के फॉर्म में बनाएंगे और तब हम समझाएंगे उसको। पहले स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझ लीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर, ठीक। अगला टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर। वेट अ मिनट, स्ट्रक्चर, ठीक ना। अब समझिएगा स्ट्रक्चर में। अब हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन ए, और ये पर्सन जो है क्या करता है, डिपॉजिट करता है अमाउंट। ये पर्सन क्या करता है, डिपॉजिट करता है अमाउंट। अब यह जो पर्सन डिपॉजिट करता है अमाउंट कितना, तो ₹1000, ठीक है, ₹1000। और इसका जो अकाउंट है वो बच्चों किस में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। किस में है बच्चों, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक। ये ए जो पर्सन डिपॉजिट करता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करता है। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जो डिपॉजिट करता है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो डिपॉजिट करता है, यह किसको डिपॉजिट किया, बी को चेक लगाया, ठीक है। बी को यहाँ पे बच्चों क्या किया, चेक लगाया, ठीक, बी को चेक लगाया। और बी कौन है बच्चों, यह ट्रेडर है। बी कौन है बच्चों, ट्रेडर है। तो जैसे ही यह बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले डिपॉजिट करने के लिए गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे ही बच्चों ये डिपॉजिट करने के लिए गया, तो वो क्या करेगा, वो बच्चों करेगा क्या कि इस पे हम यहाँ पे क्या माने, 20% जो है वो अपने पास रख लेगा बैंक और 80% जो है यह दे देगा। तो किया क्या कि 800 रुपया वो किसको दे दिया, इसका 20%। देखिए बैंक अपने पास यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पास कितना रख लिया, अपने पास 200 रुपया रख लिया और 800 रुपया यह किसको दे दिया, ट्रेडर इसको दे दिया 800 रुपया, ठीक है, बी को दे दिया। अब बच्चों बी क्या किया, अब बी का जो बैंक अकाउंट है बच्चों वो कहाँ है, कैनरा में। कैनरा बैंक में बी का बैंक अकाउंट है, ठीक है। बी का बैंक अकाउंट कहाँ है बच्चों, कैनरा बैंक में। अब बी जब चेक देने गया, बी जब चेक देने गया कैनरा बैंक में, ठीक है, तो बैंक क्या किया, इससे इसका जो 20% था तो 8 दूनी 16 हो गया, 160 रुपया, और बचा कितना 640 रुपया। तो 640 रुपया जो है अब क्या करेगा, ये तो अपने पास रख लिया, अपने पास बैंक विथ बैंक, ठीक है, बैंक विथ इटसेल्फ। अब 640 क्या क्या मान लेते हैं, एक आदमी आया इसका नाम था सी, एक आदमी आया इसका नाम था बच्चों क्या, सी। अब सी का जो है यहाँ पर जो बैंक है, सी का जो बैंक है, ठीक है, सी का जो बैंक है उसका बैंक किसमें है, सी का मान लेते हैं बैंक ICICI में है, ICICI में है, ठीक है। अब सी का बैंक किसमें बच्चों, ICICI में। ये 640 रुपया जो है यह सी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सी का अकाउंट किस में था बच्चों, ICICI नया बैंक में था, ठीक है। सी का अकाउंट किस में था बच्चों, नया बैंक ICICI में था। सेम इसी तरीके से बच्चों रिपीटेशन चलता रहेगा। तो आपको हम बताना क्या चाह रहे हैं, अब समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर समझिए
कि मैंने यहाँ कहा राउंड, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर हम क्या किए, एक राउंड बनाए, ठीक। उसके बाद क्या किया, डिपॉजिट, इंक्रीज इन डिपॉजिट, इंक्रीज इन डिपॉजिट। उसके बाद क्या किए, इंक्रीज इन रिजर्व, मतलब रिजर्व का मतलब क्या हुआ, जो हम रिजर्व करी थे 20%। और उसके बाद इंक्रीज इन लोन, इंक्रीज इन लोन। अब देखिएगा राउंड जो 1 था, ठीक है, राउंड जो 1 था, यहाँ पर राउंड 1 में क्या था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। डिपॉजिट कितना किए थे बच्चों, पैसा 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे, है ना, 1000। रिजर्व कितना गया, 200 गया। लोन कितना मिला, 800। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बी के पास गया, ठीक है, बी के पास गया, इसका किस में था, तो यहाँ पे कैनरा बैंक, किसी भी बैंक में आप ले सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है, ठीक। तो फिर इनिशियल डिपॉजिट मेरा क्या बन गया, इनिशियल डिपॉजिट 800 बन गया, इसका 20%, यहाँ पे याद रखिए 20% है, तो 8 दूनी 16, 160 रुपया खुद रखा, 640 रुपया लोन दिया, ठीक, क्लियर। उसी तरह से फिर सी का किस में था, सी का था बच्चों आपका ICICI बैंक में। फिर यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट क्या बन गया, 640 का बच्चों 20% कितना हो गया, 128। और 128 में यदि हम माइनस कर देंगे 640 तो बच जाएगा 512, ठीक है, 512 रुपीज़, ठीक है। तो इसी तरह से यदि हम करते जाएंगे तो पता क्या चलेगा, इसी तरह से यदि करते जाएंगे तो पता चलेगा क्या, कि मेरा जो इंक्रीज इन डिपॉजिट था बच्चों, वो हो गया कितना, ₹5000 हो गया। और 20% चूँकि रिजर्व था तो 20% कितना हो गया, 1000 हो गया। और बचा कितना, 5000 में से 1000 बचा, तो 4000 रुपया हम लोन दे दिए। तो 1000 रुपया में से कैसे हम 4000 रुपया का लोन दे दिए। बात समझ में आया कि एक पर्सन 1000 डिपॉजिट किया था और 4000 का लोन दे दिए। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो बच्चों इसको हम लोग समझेंगे, एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए इसको, एक फार्मूला होता है, इंक्रीज इन डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/RR मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट। ये कैसे आया बता रहे हैं, ये कैसे आया ये सारा बता रहे हैं। तो इंक्रीज 1/RR, RR का मतलब रिजर्व रेशियो, लिख लीजिएगा, RR का मतलब क्या हुआ, रिजर्व रेशियो। कितना रिजर्व रेशियो माने थे, 20%, तो 20% मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000। इनिशियल डिपॉजिट कितना था, इनिशियल ID इनिशियल डिपॉजिट ₹1000, ठीक है, 1000। तो 20% को ऐसे लिख सकते हैं 20/1000, ठीक, 20/100 मल्टीप्लाई 1000। इसको लिख सकते हैं 100/100, ऊपर चले गया 100/20, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 बार कटा तो 5000। तो आप समझ में आया कि इंक्रीज इन डिपॉजिट 5000 हो गया और 20% तो यह है, तो माइनस करके निकाल लेंगे लोन। इंक्रीज इन लोन इज इक्वल टू 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आ गया। तो क्या होता है ना कि दैट इज प्रोसेस, इस प्रोसेस को ही हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। इस प्रोसेस को हम लोग पूरे क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। तो कंक्लूजन में आपको बच्चों क्या लिखना है, कंक्लूजन में यही लिखना है कि आपको कंक्लूजन में यही लिखना है कि यह तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट है वह बहुत कम हो जाए, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट तब तक बहुत कम हो जाए। तो उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट कम होगा तब ना ये बहुत ज़्यादा होगा, तब ना लोन बहुत ज़्यादा चलेगा। तो ये मेरा था क्रेडिट क्रिएशन का। अब यदि बच्चों आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस टू द क्रेडिट क्रिएशन, तब क्या लिखिएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस, ये पूरा आप लोग उतार लीजिए पहले, ठीक है। ना यदि आपसे कोई पूछ देगा व्हाट आर द लिमिटेशंस टू क्रेडिट क्रिएशन, तब क्या लिखेंगे,
लास्ट टॉपिक है, इसी में क्रेडिट क्रिएशन में ही हम लोग लिख लेते हैं लिमिटेशंस। हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नो हम लोग एजम्पशन बात कर लिए, मीनिंग बात की, रैशनल स्ट्रक्चर कंक्लूजन, ठीक। नो लिमिटेशंस, लिमिटेशन टू क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या कि क्या क्या चीज़ जो कि क्रेडिट क्रिएशन को होने से रोकेगा, क्या पॉसिबल थिंग है जो क्रेडिट क्रिएशन को होने से रोकेगा। तो वो 5 पॉइंट है जो रोक सकता है और जो क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ा भी सकता है। सबसे पहला टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व। टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व का मतलब बच्चों क्या हुआ कि यदि मेरे कंट्री में कैश रिजर्व ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। यदि किसी कंट्री में कैश रिजर्व कम है तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम है। सिंपल बात, इतने से आपको लिखना है। यदि कैश रिजर्व ज़्यादा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा। क्रेडिट क्रिएशन को सीसी लिखते हैं, ठीक है, सीसी अकाउंट मत समझिएगा, सीसी भी ज़्यादा। यदि कैश रिजर्व कम तो सीसी भी कम, मतलब क्रेडिट क्रिएशन भी कम, ठीक है। तीर का मतलब नीचे का मतलब कम। नौ सेकेंड, कैश रिजर्व रेशियो, अब समझिए। खैर इसको तो हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे, बैंकिंग का जब पार्ट 2 आएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बैंक जो होता है, ठीक है, एक कॉमर्शियल बैंक जो होता है, ठीक है, एक कॉमर्शियल बैंक जो होता है बच्चों, ये जो अपना पैसा है 2 जगह रखता है। एक तो अपने पास विथ बैंक अपने पास और दूसरा सेंट्रल बैंक के पास। तो जितना पैसा अपने पास यदि वो रखेगा, ठीक है, जितना पैसा अपने पास वो रखेगा, मतलब वो देगा नहीं, अपने पास मतलब खुद के पास, और जितना पैसा वो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा, मान लेते हैं आरबीआई के पास रखेगा, तो प्रॉब्लम पता है क्या होगा कि जितना ज़्यादा सीआरआर रखेगा, जितना ज़्यादा वो पैसा रखेगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, और जितना कैश रिजर्व रेशियो कम होगा, मतलब जितना पैसा वो कम रखेगा वहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास, तब ना इसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, तब ना ये लोन देगा, तो उतना क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। बस इतना याद रखना है। थर्ड पॉइंट, बैंकिंग हैबिट। यदि बैंकिंग हैबिट ऑफ द कस्टमर, यदि बैंकिंग हैबिट हो गया, बैंकिंग हैबिट का मतलब क्या हो गया कि आपको यदि हैबिट हो गया क्या चीज़ का, तो चेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप यदि हैबिट ऑफ यूजिंग चेक, ठीक है, ड्राफ्ट, ठीक है, बिल, तो उससे क्या होगा, उससे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। यदि आप एडवांस है ही नहीं, हैबिट है ही नहीं ये सब यूज़ करने का, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। यदि आपको ये सब चीज़ का, चेक का हो गया, ड्राफ्ट का हो गया, बिल का हो गया, हैबिट है ये नहीं है, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। बस इस तरह से लिखना, इस तरह से ही याद किया जाता है। आपको क्या लाइन इसी को बना दीजिए कि इफ़ द पर्सन डज नॉट हैव द एडवांस हैबिट ऑफ यूजिंग चेक, ड्राफ्ट, बिल, देयर विल बी लेस क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद फोर्थ, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जब हम लोग लोन लेते हैं बच्चों, समझिएगा, जब हम लोग लोन लेते हैं तो उसके बदला मॉर्टगेज देते हैं या सिक्योरिटी देते हैं। तो यदि यह सिक्योरिटी ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा लिक्विड है, तो क्या होगा, यदि ज़्यादा मोर लिक्विड है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। यदि मोर लिक्विड है मतलब तुरंत बन जाएगा, यदि लिक्विड ज़्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा। यदि सिक्योरिटीज़ लिक्विडिटी में कम है मतलब वो धीरे धीरे भंजेगा, ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे होगा। बात समझ में आया। यदि सिक्योरिटीज़ लिक्विड है तो जल्दी होगा, लिक्विडिटी कम है तो कम होगा। उसके बाद बिजनेस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट क्रिएशन कब ज़्यादा होगा, यहाँ पे समझिए। बिजनेस कंडीशन, यदि बूम होगा मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है,
प्रोस्पेरिटी इन्वेस्टमेंट में, प्रोस्पेरिटी इन इन्वेस्टमेंट, यदि प्रोस्पेरिटी इन इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा लोन लेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। ये डिप्रेशन है, सिंपल, यदि डिप्रेशन है तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा क्योंकि लोग लोन कम लेना चाहेगा। अब उसके बाद जो लास्ट है उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी अहम रोल निभाता है किसमें, क्रेडिट क्रिएशन का एक लिमिटेशन में। इसका मतलब क्या, मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे बच्चों। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, इज़ द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, और इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि बच्चों जब इन्फ्लेशन रहता है तो क्या होता है, जब डिफ्लेशन रहता है तो क्या होता है, मतलब जब महंगाई रहता है तो क्या होता है, और जब सस्ता रहता है तब क्या होता है, कोई सामान इंक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइसेस रैपिडली, और यहाँ पर किसी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाना तो क्या होता है। ये हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर में ही। तो दो चीज़ हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है, और जो है हम लोग बहुत कैश ये सब रिजर्व रेशियो को, ये सब पॉइंट हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई इशू ही नहीं बनता है आपको डिटेल में समझाने, क्योंकि इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इम्पैक्ट सारा बात समझेंगे। तो अब यहाँ तक आपको बच्चों जो है लेक्चर समझ में आया होगा, और पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग का बैंकिंग पार्ट 2 पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमी के जो भी अदर कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आप लेक्चर को देखते के साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए और शेयर भी कीजिए उन नीडी स्टूडेंट को जिसको ये सब चीज़ की ज़रूरत है। दैट्स ऑल, थैंक यू।